अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के तरीके और पद्धति के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दुनिया के लगभग सभी देशों की सहभागिता होती है और एक राष्ट्र की संपत्ति समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में संरचनात्मक बदलाव करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। आज हम दुनिया के देशों के विदेशी व्यापार की स्थिति को हम देखें तो जो दुनिया के विकसित देश हैं उन देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सहभागिता है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। भारत के बारे में हम देखें तो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विगत दशकों में काफ़ी कम थी, किंतु हाल के वर्षों में जैसे जैसे भारत विकास पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तरह से भूमिका को प्रासंगिक और सारगर्भित बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियमन है वो नियमन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने अभी इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन की आवश्यकता और कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियमन में जो तरीके और जो पद्धतियां हैं उसके बारे में हम देखें तो पिछले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के लिए दुनिया के देश अनेक प्रकार के तरीके काम में लेते हैं और कई तरीके प्रचलित रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो विगत वर्षों में अमेरिका ने चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दे रखा था, किंतु पिछले 2-3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका और चीन पर हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि दोनों देशों में ट्रेड वार की शुरुआत हुई, जिसमें टैरिफ का बहुत अधिक प्रयोग किया गया और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य जो ट्रेड वार बढ़ा उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। और इस ट्रेड वार के चलते भारत जैसी उभरती हुई और तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक तरह से अवसर बढ़े। और अब चूँकि जो वर्तमान वैश्विक सामाजिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जो महामारी उसका भी एक तरह से वैश्विक व्यापार और वैश्विक जो वृद्धि दर है वो प्रभावित हो रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के जो तरीके हैं वो एक तरह से वर्ष दर वर्ष और राष्ट्र अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और जो गलाकट प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए और अपने अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखते हुए कई तरीके अपनाते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमन के जो तरीके जो पद्धतियां हैं और जो सबसे अधिक प्रचलन में रहे हैं उनमें से महत्वपूर्ण है घाटबंदी लागू करना।
घाटबंदी एक कठोर उपाय है जिसका सामान्यतया शांति काल में उपयोग नहीं किया जाता, किंतु जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शत्रु राष्ट्रों के जहाज़ों और मालों पर घाटबंदी लागू कर दी जाती है। प्रशुल्क दीवारें देश के आयात और निर्यात अथवा दोनों को ही प्रशुल्क दीवारों से रोका जा सकता है। जब आयात पर अत्यधिक ऊंचे तटकर लगा दिए जाते हैं तो आयात हतोत्साहित हो जाते हैं। यही स्थिति निर्यातों पर है। निर्यातों पर कम कर लगाकर निर्यातों को हतोत्साहित किया जा सकता है। कोटा पद्धति, इसके अंतर्गत आयात और निर्यात पर राष्ट्र विशेष के द्वारा अभ्यंश अथवा कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। जब हम वस्तुओं के अंधानुगमन आयात और निर्यात को रोककर वस्तुओं की देश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आयात और निर्यात दोनों के लिए किया जाता है। विकसित देश इसका प्रयोग आयातों को गैर प्रशुल्क विधियों से कम करने के लिए करते हैं। लाइसेंस व्यवस्था, विकासशील देश विदेशी व्यापार को देश के विकास के लिए प्रयोग करने हेतु इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। विभिन्न उत्पादकों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बिना तटकर अथवा तटकर चुकाकर आयात की सुविधा होती है। विनिमय नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर विनिमय नियमन लागू करके देश के आयातों को उपलब्ध विदेशी विनिमय की मात्रा तक सीमित करना संभव होता है। मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के अंतर्गत अवमूल्यन और अधिमूल्यन महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन के अंतर्गत जब एक देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर अन्य राष्ट्र की तुलना में कम कर देता है तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन करने पर राष्ट्र विशेष के जो उत्पाद है वो अन्य राष्ट्रों के लिए सस्ते हो जाते हैं और अवमूल्यन से निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और आयात हतोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत अधिमूल्यन के अंतर्गत जब एक देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले बढ़ा देता है तो इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और देश के निर्यात कम होते हैं और आयात को बढ़ावा मिलता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन और अधिमूल्यन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियमन है वो महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। कुछ वस्तुओं के व्यापार का सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आयात और नियंत्रण किया जाता है। कई देशों में, भारत के संदर्भ में ही हम देखें तो कुछ वस्तुओं का जो आयात और निर्यात है वो सरकारी संस्थाओं को दे दिया जाता है। जैसे भारत में राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा कुछ अन्य ऐसी ही संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। तो इसमें आयात और जो निर्यात है वो राजकीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा होने पर वस्तुओं में निजी खाते पर विदेशी व्यापार है वह अवरुद्ध हो जाता है। सर्वाधिक प्राथमिकता के राष्ट्र का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कुछ देश ऐसे होते हैं जो विदेशी व्यापार के परिप्रेक्ष्य में कुछ राष्ट्रों को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देते हैं। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस से या जो सर्वाधिक प्राथमिकता वाला देश है उनमें आयात और निर्यातों पर कम कर लगता है। तटकर संघों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत तटकर संघों की स्थापना कई बार कर ली जाती है और जो संघ के जो देश होते हैं उन देशों में जो
कर है वो प्रशुल्क जो है वो काफ़ी कम होते हैं और संघ के बाहर के जो देश है उन पर कर की दरें अधिक होती है। इन पद्धतियों के अलावा अन्य पद्धतियों के अंतर्गत विदेशी व्यापार की मात्रा, रचना और दिशा में भी परिवर्तन करके विदेशी व्यापार का नियमन किया जाता है। विदेश के व्यापार के मात्रा के अंतर्गत देश अपना जो निर्यात है और आयात है उसकी मात्रा को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। विदेशी व्यापार की संरचना के अंतर्गत देश विशेष किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं और किन वस्तुओं का आयात करते हैं उनमें परिवर्तन करके नियमन को दिशा देते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा के अंतर्गत एक देश का आयात और व्यापार के क्षेत्र में किन किन देशों से व्यापार होता है तो दिशा में भी परिवर्तन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वर्तमान में कई तरीके और पद्धतियाँ प्रचलन में है।